हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे विश्वनाथ नागर जी के जीवन परिचय पर। विश्वनाथ नागर, इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है और इनका उपनाम जो है नागर है, तो इसलिए इनको विश्वनाथ नागर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, इनका जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इनका जन्म स्थान जो है मुद्दा बरमसिया धनबाद है। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जन्म जो है मुद्दा बरमसिया धनबाद में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम जादू रवानी है। तो विश्वनाथ नागर जी के पिता का नाम जादू रवानी है और इनकी माता का नाम फूलमणि देवी है। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि इसकी पिता का नाम जादू रवानी और माता का नाम फूलमणि देवी और इनकी पत्नी का जो नाम है इंद्रावती देवी है। इनके पत्नी का नाम इंद्रावती देवी है। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंस है, आपको याद रखना कि इसका पत्नी का नाम इंद्रावती देवी है। आइए फ्रेंड्स, इसके और भी जानकारी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सामान्य परिचय में धनबाद के साहित्यिक क्षेत्र में श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा साहित्य लेखन में सक्रिय थे। फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि श्रीनिवास पानुरी जी धनबाद के ही हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि धनबाद के साहित्यिक क्षेत्र में श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय थे। पानुरी जी तब साहित्यिक धुरी की भूमिका में थे जब साहित्यिक लेखन क्षेत्र में और उनके आजू बाजू या चारों तरफ विश्वनाथ नागर थे। फ्रेंड्स, विश्वनाथ नागर थे और विश्वनाथ नागर थे, विश्वनाथ दसोंधिराज थे, नरेश नीलकमल थे और नारायण महतो थे एवं साहित्यिक वृत्त का निर्माण कर रहे थे। फ्रेंड्स, इसका अर्थ है कि इसके केंद्र बिंदु में थे, इनके सेंटर में जो थे, केंद्र बिंदु में जो थे वह श्रीनिवास पानुरी जी थे और इनके आजू बाजू में जो थे, तो जिनका नाम है आजू बाजू में जो थे, इनके चारों तरफ जो थे, सेंटर में उनका नाम था श्रीनिवास पानुरी और उनके आजू बाजू अगल बगल जो थे विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दसोंधिराज, नरेश नीलकमल और नारायण महतो थे एवं साहित्यिक वृत्त का निर्माण कर रहे थे। पानुरी जी बीच में थे और चारों तरफ ये सब थे, अर्थात उसी साहित्यिक वृत्त के एक चाप के रूप में थे विश्वनाथ नागर। फ्रेंड्स, उसी चाप के एक सर्कल बनता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार सर्कल बनता है। इस प्रकार से चाप जो होता है, चाप के केंद्र में, चाप में एक थे विश्वनाथ नागर, जिनके बारे में जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके सेंटर में एक चाप में थे, सेंटर में जो थे पानुरी जी और बीच में चारों तरफ थे, जिसमें से एक ये भी थे विश्वनाथ नागर जी, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, पानुरी जी के साथ मिलकर विश्वनाथ दसोंधिराज, फ्रेंड्स पानुरी जी के साथ मिलकर के विश्वनाथ नागर जी ने रांची आकाशवाणी के स्थापना वर्ष 1957 में, फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंस हो सकता है कि रांची आकाशवाणी की स्थापना वर्ष कब हुआ है, तो 1957। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि रांची आकाशवाणी की स्थापना वर्ष कब है, तो 1957 में। लोक सेवा संघ, फ्रेंड्स ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लोक सेवा संघ और खोरठा साहित्य समिति की स्थापना की थी। खोरठा साहित्यिक समिति की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो पहला लोक सेवा संघ है और दूसरा खोरठा साहित्यिक समिति की स्थापना। खोरठा साहित्यिक समिति की स्थापना, ये दो चीज़ों की स्थापना। फ्रेंड्स, लोक सेवा संघ है
और खोरठा साहित्यिक समिति की स्थापना। ये 2 पॉइंट फ्रेंड्स याद में याद रखनी है। और किनके साथ मिलकर के, तो पानुड़ी जी के साथ मिलकर के, पानुड़ी जी और विश्वनाथ नागर, ये दोनों मिल करके लोक सेवा संघ फ्रेंड्स पहला स्थापना है लोक सेवा संघ, और दूसरा जो है खोरठा साहित्य समिति की स्थापना। और फ्रेंड्स आकाशवाणी, रांची आकाशवाणी आपको पता होगा, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। और इसी बैनर के तले सभी रचनाएं करते थे, इसी बैनर के तले और इसकी रचनाएं करते थे। इनकी रचनाएं आकाशवाणी रांची में प्रसारित होती थी। इनकी रांची आकाशवाणी जो है, अभी हम लोग पढ़ें, इसकी स्थापना 1957 में हुआ था, और इनकी रचनाएं आकाशवाणी रांची से प्रसारित होती थी। साथ ही रांची में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका आदिवासी, फ्रेंड्स ये भी पॉइंट याद रखनी है, जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका आदिवासी में इसकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। फ्रेंड्स आदिवासी में इसकी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। इनकी रचनाओं में सरल, सहज और अनुभूति की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इनकी रचनाएं कैसी होती थी, तो सरल, सहज और अभिव्यक्ति पाई जाती थी। इनकी रचनाएं जो है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसको ध्यान में रख सकते हैं। इनकी रचनाएं एकांत की कविताएं हैं। इनकी रचनाएं, नागर जी का जो रचनाएं हैं एकांत की रचनाएं हैं। उनमें हिंदी साहित्य के छायावादी, फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से कवि थे, तो ये छायावादी जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। तो नागर जी कैसे थे, तो छायावादी साहित्य का प्रभाव दिखता है, इनमें छायावादी साहित्य का प्रभाव दिखता है। इनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता गीतात्मकता एवं गद्यता था। फ्रेंड्स गीतात्मकता एवं गद्यता इनकी सबसे बड़ी विशेषताएं थी जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब नागर जी की प्रमुख कृतियों के बारे में हम लोग देखेंगे कि नागर जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी। नागर जी के प्रमुख कृतियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंस है जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, शुल्क साय ये महाभारत के पात्र महारथी कर्म पर आधारित है। फ्रेंड्स ये आपसे क्वेश्चन में कई बार आ चुका है और पूछा भी जाएगा। महाभारत के पात्र महारथी कर्म पर आधारित खंड काव्य है। फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि शुल्क साय क्या है, तो शुल्क साय एक क्या है, तो ये खंड काव्य है। शुल्क साय क्या है, तो एक खंड काव्य है। तो और ये किन पर आधारित है, तो फ्रेंड्स महाभारत में कर्ण का नाम आप सुने होंगे, उन पर आधारित है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। और यह एक कैसा है, तो खंड काव्य है। तो ये भी दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और इनका नाम क्या है, शुल्क साय में इनका एक रचना है शुल्क साय, वो कैसा है, तो खंड काव्य है। और किसकी चर्चा मिलती है, तो महाभारत कर्ण की। प्रकाशन वर्ष जो है 2005 पूजा प्रकाशन के द्वारा किया गया था। प्रकाशन वर्ष 2005 में और पूजा प्रकाशन के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स अब आते हैं दूसरा, रांगा लाठी। ये भी इनकी इम्पोर्टेंस की बुक है और इसमें कविताओं संग्रह है। शुल्क साय हम लोग देखेंगे खंड का है। और रांगा लाठी 1961 से 1969 तक। फ्रेंड्स ये डेट भी आपको ध्यान है, सभी पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। रांगा लाठी 1961 से 1969 तक की रचनाएं खोरठा कविताओं का संग्रह पूजा प्रकाशन वर्ष 2005 फ्रेंड्स प्रकाशन वर्ष 2005 मधुमाला माधा प्रिंटिंग प्रेस धनबाद से होता था। तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान में रखनी है, जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान देने की बात है कि रांगा लाठी 1961 से 69 तक रचित खोरठा कविता, रचित कैसा कविता, तो रचित जो है वह खोरठा कविता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रांगा लाठी क्या है, तो ये खोरठा कविताओं का संग्रह है। फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखनी है, का संग्रह है। और इसका प्रकाशन पूजा प्रकाशन 2005 में
मधुमाला प्रिंटिंग प्रेस धनबाद के से हो रहा था। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस है कि आपसे पूछा जा सकता है रांगा लाठी क्या है। अभी शुल्क सहाय खंड काव्य देखे थे, तो रांगा लाठी क्या है, तो कविता संग्रह है। ये क्या है, कविता संग्रह है। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है। अब आगे चलते हैं इसकी तीसरी रचना पे। तीसरी रचना खयाम तोर मधुर गीत। फ्रेंड्स ये भी है इंपॉर्टेंस। तीन को पहला हमने पढ़ा शुल्क सहाय, दूसरा रांगा लाठी और तीसरा जो है ये खयाम तोर मधु गीत। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंस है। खयाम तोर मधु गीत ये उर्दू अरबी फारसी कवि खयाम की रुबाइयों का खौरठा अनुवाद प्रकाशन वर्ष 2004 है। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि उर्दू अरबी फारसी कवि खयाम की रुबाइयाँ का खौरठा अनुवाद प्रकाशन वर्ष 2004 है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स ये तीन को इंपॉर्टेंस अभी आपको याद रखना है, शुल्क सहाय, रांगा लाठी और खयाम तोर मधु गीत। ये गीत है और इनका मधु गीत इनका उर्दू अरबी और फारसी कवि खयाम का कवि का नाम है खयाम की रुबाइयों का अनुवाद प्रकाशन है। फ्रेंड्स ये आपको याद में रखनी है, अनुवाद प्रकाशन हुआ है 2004 में। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी कुछ जो कृतियाँ हैं उस पे। तो खौरठा रूपांतरण वर्ष 1998। फ्रेंड्स इनका जो रूपांतरण अभी आप देखें, जो रूपांतरण किया गया है तो खयाम का तो खौरठा रूपांतरण वर्ष 1998 प्रकाशक पूजा प्रकाशन धनबाद। इसका भी फ्रेंड्स इनका पूजा प्रकाशन धनबाद से अभी आपने एक और पीछे देखा था और अभी ये भी है खयाम का, इसका 1998 में प्रकाशन पूजा प्रकाशन धनबाद के द्वारा किया गया है। तो हम लोग अब 4 नंबर का पढ़ेंगे। चौथा नंबर छिंडल पातर। फ्रेंड्स कई किताबों में इसका नाम जो है डिंडल पातर है। फ्रेंड्स डिंडल पातर है, कई किताबों में आप देख सकते हैं छिंडल पातर है। और फ्रेंड्स ये अप्रकाशित है, ये प्रकाशित नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि ये प्रकाशित नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उनकी कौन सा बुक जो है अप्रकाशित है। तो छिंडल पातर या तो इसी को आप डिंडल पातर भी कह सकते हैं, जो अप्रकाशित है। खौरठा कविता संग्रह है। फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है, खौरठा कविता संग्रह है और 1970 के बाद की कविताओं का संग्रह है। फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा 1969 ईस्वी तक में जो लिखा गया था वह 61 से 69 तक जो लिखा गया था, तो वो कौन सा बुक था, तो रांगा लाठी। और अभी हम लोग देखते हैं छिंडल पाता या तो इसी छिंडल पाता, ये अप्रकाशित है। और 70 के बाद 69 तक तो उसमें देखें, और 70 के बाद की जो कविताएं हैं वह डिंडल पातार या तो छिंडल पातर में ये लिखा गया है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस है जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर की किताबें। 5वां नंबर की किताबें हम लोग देखेंगे अब। तो फ्रेंड्स ये 5 नंबर की किताबें जो है झींगा फूल। फ्रेंड्स ये 5 नंबर में आपको ध्यान में रखनी है, झींगा फूल। खौरठा गीत संग्रह अप्रकाशित है। फ्रेंड्स झींगा फूल जो है ये भी अप्रकाशित है, इनका प्रकाशन नहीं हुआ है। अभी हमने इसके पीछे जो देखा था वो भी था अप्रकाशित, डिंडल पाताल भी था, वो अप्रकाशित था। और ये झींगा फूल जो है, लेकिन फ्रेंड्स ये वो था कविताएं, और ये खौरठा गीत संग्रह है। ये गीत संग्रह है और ये भी अप्रकाशित है, ये प्रकाशित नहीं हुआ है। हिंदी भाषा की कृतियाँ हैं अब हम लोग देखेंगे। और झींगा फूल खौरठा गीत संग्रह ये अप्रकाशित है, इनका प्रकाशन नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा की कृतियाँ। अब हम लोग देखने वाले हिंदी भाषा की इनकी कृतियाँ, इन्होंने हिंदी भाषा में भी लिखे थे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला याद रखना है फ्रेंड्स, शेष पर्व हिंदू कविताओं का संग्रह। शेष पर्व जो है हिंदू कविताओं का संग्रह। दूसरा नंबर में खौरठा लोक साहित्यिक एक विवेचना। फ्रेंड्स दूसरा है खौरठा लोक साहित्यिक एक विवेचना। पहला है शेष पर्व खौरठा कविताओं का संग्रह। फ्रेंड्स दूसरा खौरठा लोक साहित्यिक एक विवेचना। ये दोनों पॉइंट्स आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तीसरा नंबर चलते हैं तो झारखंड
झारखंड आंदोलन सकारात्मक पहलुओं की पृष्ठभूमि और मुक्ति आंदोलन। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि झारखंड आंदोलन सकारात्मक पहलुओं की पृष्ठभूमि और मुक्ति आंदोलन भी इन्हीं की रचना है। ये हिंदी में रचना है फ्रेंड्स, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखने की। ये सब जो आपने देखा, शेष पर्व, हिंदी कविताओं का संग्रह, खोरठा लोक साहित्य एक विवेचना, ये हिंदी का है। और झारखंड आंदोलन सकारात्मक पहलुओं की पृष्ठभूमि और मुक्ति, ये भी हिंदी में लिखा गया है। 4 नंबर में आपको याद रखना दोस्तों, झारखंड के विकास का चरित्र और भूमिपुत्रों की आकांक्षाएं, ये भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इनको सम्मान कौन कौन सा मिला हुआ है ये भी हम लोग देखेंगे, इनकी सम्मान। तो फ्रेंड्स इनकी सम्मान की अगर बात की जाए तो जाओ जिनकी सम्मान इनको मिला है एक ठो, ये भी इम्पोर्टेंस हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाओ जिनकी सम्मान 2010 खोरठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के द्वारा। फ्रेंड्स याद रखना, खोरठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद 2010 में इनको जाओ जिनकी एक सम्मान मिल चुका है विश्वनाथ नागर जी को एक जाओ जिनकी सम्मान 2010 ईस्वी में खोरठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के द्वारा ये जाओ जिनकी सम्मान इनको मिला है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी कृतियों से कुछ प्रमुख पंक्तियाँ। इनकी जो कृतियाँ हैं जो रचे हैं उनकी कुछ पंक्तियों को काट करके यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स इनकी कृतियों की कुछ पंक्तियाँ आपसे दे सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किनकी कृतियाँ हैं, तो आपको हम लोग देख लेते हैं। उलझल हमें जीवन पथें, उलझ हमें जीवन पथें, हेराय किछु देलों, दुखेक चादर ओढ़ हमें लोरें डूब गेलों, दुखे के चादर ओढ़ हमें लोरें डूब गेलों। संगी तोर खोजे दामे, फ्रेंड संगी तोर खोजे दामे कहाँ नाय गेलों, संगी तोर खोजे दामे कहाँ नाय गेलों। गीतेक धारे बोहल फ्रेंड्स गीतेक धारे बोहल तोर कछारे अलों। दर्दें डूबल कविता है ये। और फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंस है कि किस में है, तो रांगा लाठी, आपने कविता जो अभी आपको पढ़ाए थे रांगा लाठी, उसमें ये लिखा गया है। इनका प्रकाशन रांगा लाठी का भी हमने आपको बताया था 61 से 69 तक, तो उसमें ये लिखा गया 1961 से, अभी हमने बताया था रांगा लाठी में 61 से लेकर के 69 तक इनकी रचनाएं में इसमें यहाँ जिक्र किया गया है रांगा लाठी का। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए, रांगा लाठी 61 से 69 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरा नंबर में पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स, मांडी डूबल आँखी मोरा, ढुलू ढुलू हथ, नेसाक जोरे गोड़े दुइयो, बहक जदी जाए, फेंक दी हैं किरण जाल, फंसाई ली हैं मोरा, ढेर जी हैं अपन रंग। उसके बाद फ्रेंड उठाई ली हैं कोरा, ढेर जी हैं अपन रंग, उठाई ली हैं कोरा। फ्रेंड्स ये भी रांगा लाठी की ही है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है और ये किस में लिखा गया है, तो ये रांगा लाठी कविता है, उन्हीं से ये लिया गया है, तो उसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं तीसरा नंबर में। अभी 2 हम लोग देखें, अभी तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। आज हवा चाइल भूल जंदे तंदे बोहे, आज हवा चाइल भूल जंदे तंदे बहे, आज मने ढेब उठे बिसरल बात कहे,
तोर इंगितें कविता रांगा लाठी। फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान में रखनी है, अभी जो 3 को पढ़े हैं वह रांगा लाठी में है, रांगा लाठी में इनका जिक्र मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स चौथा नंबर का। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में, धनुक बाण तोरा की सब तो, धनुक बाण तोरा की सब तो, तोय जे भैलें सूत पूत। फ्रेंड्स अगर आप पढ़े होंगे उद्भासल कर्ण तो वहाँ से आपको ये मिला होगा, जरूर ये मिला होगा आपको कि धनुष बाण तोरा की सब तो, तोय जे शोभें, तोय जे भैलें सूत पुत्र, तोर हाथें कोदार गैता, तोर हाथें कोदार गैता, हार फार रे कुल कपूत, हार फार शोभेगा रे कुल कपूत। तो फ्रेंड्स उद्भासल कर्ण और ये कर्ण को कहा गया था। तो कर्ण का यहाँ पर इन्होंने जो जिक्र किए हैं वह किस किताब में, तो शुल्क सा एगो खंड काव्य है। अभी हमने आपको बताया था कि खंड शुल्क सा एक खंड काव्य है जकरा में महाभारत कर्ण के बारे में जिक्र मिलता है। तो उसी शुल्क साय में ये इसके बारे में चर्चा हुआ है। ये शुल्क साय खंड काव्य में ये मिले है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर, जो जो रे करन तोय घूर घर, जो जो रे करन तोय घूर घर, तोर खेत जहाँ हो दू किता, तोर खेत जहाँ हो दू किता, गाँव घरक संगी साथी, गाँव घरक संगी साथी, हित कुटुम माता पिता, गाँव घरक संगी साथी, हित कुटुम माता पिता। फ्रेंड्स ये भी आपको पता होगा कर्ण के बारे में जिक्र है। तो फ्रेंड्स इनका जो विश्वनाथ नागर जी का जो शुल्कसाय कविता है उसी में महाभारत कर्ण के बारे में चर्चा है। तो अभी आपने दोनों जो देखा ये कर्ण के बारे में ये कहा गया है। और फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इन पर कुछ विश्वनाथ नागर से संबंधित प्रश्न। अब इनसे कुछ प्रश्न है वो हम लोग प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका कुछ प्रश्न। विश्वनाथ नागर के खंड काव्य के नाम बताओ। तो फ्रेंड्स अभी हमने कई बार आपको चर्चा किया कि खंड काव्य का इनका नाम क्या है, तो खंड काव्य का नाम है शुल्कसाय। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये आपको याद रखनी है, शुल्कसाय है जो विश्वनाथ नागर का वह खंड काव्य है। फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे दूसरा प्रश्न। फ्रेंड्स शुल्कसाय के मुख्य पात्र के हक है। फ्रेंड्स तो आपने जिक्र पढ़ा अभी हमने आपको बताया था कि शुल्कसाय को खंड काव्य है और वहाँ पर महाभारत के कर्ण पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये कर्ण पर आधारित है। तो आपसे मुख्य पात्र कौन है, तो कर्ण है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। नागर जी के किताब रांगा लाठी कौन विद्या की रचना हक है। तो फ्रेंड्स आपको अभी कई बार हमने बताया कि रांगा लाठी जो आपको रांगा लाठी कौन विद्या की रचना हक है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन में है गीत, बी नंबर में है कविता, सी नंबर में है कहानी और डी नंबर में है लघु कथा। तो फ्रेंड्स ये कविताओं का संग्रह है। रांगा लाठी कविताओं का संग्रह है और जिनका जिक्र 1961 से लेकर के 69 तक है। ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, 1969 तक है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस है, रांगा लाठी कविता संग्रह है। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में है नागर जी के सही जन्म स्थान बताओ। नागर जी के सही जन्म स्थान बताओ। ए नंबर में भटमुरना कतरास, बी नंबर में है बैधमारा बोकारो, सी नंबर में है भूता बारामसिया धनबाद और फ्रेंड्स डी नंबर में है चौफान, डी नंबर में है चौफान बोकारो। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पढ़ा था तो बारामसिया धनबाद ऑप्शन नंबर सी राइट इसका आंसर। मुद्दा गांव बारामसिया धनबाद इनका जन्म स्थान है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में खयाम तोर मधुर गीत कैसन रचना हक है। फ्रेंड्स खयाम तोर मधुर गीत हमने अभी आपको बताया था। खयाम तोर मधुर गीत तो कैसन रचना हक है, मूल रचना हक है, अनुवाद रचना हक है, मूल रचना हक है, अनुवाद रचना हक है, मूल रचना हक है, अनुवाद रचना हक है
कविता संकलन हक है और गीत संकलन और मौखिक हक है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखनी है कि खयाम तोर मधुर गीत की रचना कैसे है। तो फ्रेंड्स खयाम तोर मधुर गीत का इनका अनुवाद किया गया था। फ्रेंड्स अभी हम आपको बताए थे फारसी वलम जो था उसमें से अनुवादित है, अनुवादित रचना है ये, और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी इनकी अनुवादित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, नागर जी के कर संगे रह के साहित्य सृजल करो हल्ला। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे थे कि नागर जी किनके साथ रह करके, तो पानुड़ी जी, दसौंधी राज, नारायण महतो और ये सब है। तो फ्रेंड्स इनका हो जाएगा ये सब है, सभी के साथ मिल करके ये रचना करते थे। तो पानुड़ी जी उनमें से मेन पानुड़ी जी थे, लेकिन सभी के साथ फ्रेंड्स इनका उत्तर हो जाएगा, पानुड़ी जी भी थे, दसौंधी राज भी थे और नारायण महतो और ये सब है, इनका सभी उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखेंगे, नागर जी कौन साहित्यिक स्थापना के संस्थान के स्थापना करल हथी। तो खोरठा सांस्कृतिक परिषद, और फ्रेंड्स आगे देखेंगे खोरठा साहित्यिक समिति, खोरठा साहित्य अकादमी, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी। तो फ्रेंड्स इसका आपको अभी मैंने पढ़ाया था, खोरठा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद, खोरठा साहित्यिक समिति की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खोरठा साहित्य समिति की स्थापना किए थे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, 1957 ईस्वी में नागर जी कौन संस्थान के स्थापना करले हलथिन। तो फ्रेंड्स खोरठा साहित्यिक परिषद, खोरठा विकास समिति, लोक सेवा संघ और नागर साहित्य कुटीर। तो फ्रेंड्स इनकी जो स्थापना था, तो लोक सेवा संघ की स्थापना की थी। अभी हम आपको बताए भी थे कि लोक सेवा संघ की स्थापना और अभी जो पहले बताएं उनकी, ये दोनों की रचना इन पानुड़ी जी के साथ मिल करके नागर जी के द्वारा किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, छिंडल पाता किनखर कैसन रचना हक है। छिंडल पाता किनखर कैसन रचना हक है। तो फ्रेंड्स छिंडल पाता भी हम आपको बताए थे, खोरठा कविता गोच अप्रकाशित, खोरठा कविता गोच प्रकाशित। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था कि खोरठा कविता गोच जो है जी डिंडल पाता भी हो सकता है और छिंडल पाता। तो ये खोरठा कविता गोच अप्रकाशित वाला सवाल का उत्तर सही होगा। फ्रेंड्स रांगा लाठी जो है वो प्रकाशित है, वो भी कविता का ही है। और फ्रेंड्स डिंडल, यहाँ कहीं है छिंडल है, कहीं पर डिंडल है, तो ये डिंडल कविता गोच जो है वह इनका अप्रकाशित है, और जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे, मढ़ी डूबल आँखी मोरा ढूई ढूई है, नेसाक जोरे गोड़ दुयो बही जो दी जाए, फेंक दी हैं किरण जाल फंसाई ली हैं मोरा, ढेर जिन्हें अपन रंगे उठाए लिहा कोरा। ये कविता नागर जी कौन किताब में है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आपसे रह सकता है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि किताबें जो है सो कौन किस में जिक्र है इनका। तो रांगा लाठी में है कि छिंडल पाता में है कि खयाम तोर मधुर गीत के झिंगापुर। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बताए थे ये रांगा लाठी इनका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो फ्रेंड्स 10वीं क्वेश्चन था, फ्रेंड्स 10वीं क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए कि आप बताइएगा कि विश्वनाथ नागर जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, और उनके माता और पिता और उनकी पत्नी का नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत बधाई।